जितने ज्यादा क्राइम के केस उतना ज्यादा पॉपुलर फेस। ये है यूपी के बाहुबली। मिलिए यूपी के कुछ ऐसे रसूखदार नेताओं से जो अपनी राजनीति के चलते कम लेकिन अपने बाहुबल के चलते ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हम बताएंगे आपको कहानी बाहुबली। दर्शकों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कहानी बाहुबली में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के बीच बाहुबली की कहानी लेकर के आते हैं कि कोई व्यक्ति बाहुबली कैसे बनता है, क्या कारण होता है। तो आज हम इसी बाहुबली की कहानी में आप सभी लोगों के बीच लेकर के आए हैं यूपी की एक बाहुबली की कहानी। वो यूपी का बाहुबली ऐसा जो मौत के 4 महीने बाद वापस आ गया। ऐसा ही नहीं, 15 साल के उम्र में बाहुबली को जेल जाना पड़ा। और ऐसा ही नहीं, 12वीं क्लास की परीक्षा भी बाहुबली को जेल से देना पड़ा। और आज करोड़ों की संपत्ति है। तो ऐसे ही बाहुबली की कहानी हम आपको सुनाएंगे। और शायद हम जो आपको इतना जानकारी दिए, इससे आप समझ भी गए होंगे कि आज हम किस बाहुबली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो जी हाँ, यदि आप नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात करने जा रहे हैं यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र और पूर्वांचल का जौनपुर जिला। और जौनपुर जिले का बाहुबली जिनका नाम है धनंजय सिंह, जो मौत के 4 महीने बाद लौटकर आ गए। तो आज हम ऐसे ही धनंजय सिंह की कहानी आप सभी दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि 15 साल की उम्र में जिस पर लगे सबसे पहले हत्या के आरोप, 15 साल की उम्र ही क्या होता है, लेकिन 15 साल की उम्र में उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा। और 12वीं क्लास में जो पहुंचा जेल, जी हाँ, 12वीं की क्लास में वो जेल पहुंचे और जिसने की 3 शादियां। ये भी एक दिलचस्प है कि उन्होंने 3 शादियां की। उन्होंने 3 शादियां क्यों की, ये भी हम आपको बताएंगे। और जिनके नाम है अब अरबों की संपत्ति, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ नहीं, इस समय उनके पास अरबों की संपत्ति है, जो मौत के 4 महीने बाद वापस आए। और सियासत के बाहुबली सीरीज में आज हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सपरिवार अच्छे होंगे। और मेरी यदि यह कहानी आप सभी को अच्छा लगे, कुछ ज्ञानप्रद लगे, तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट से हमें एक नई दिशा मिलती है, एक नई हौसला मिलती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही नेताओं पर जो अपराध की दुनिया से निकलकर सफेदपोश बने और ऐसी धाक जमाई कि बन गए सियासत के बाहुबली। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर, जो अक्सर अपराध की खबरों को लेकर जाना जाता है, जहां की पृष्ठभूमि से एक से बढ़कर एक अपराधी आते हैं, उसी जौनपुर में बच्चा बच्चा जिस नाम से वाकिफ है, वो नाम है धनंजय सिंह का। उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुख रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में न हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय सिंह का रिश्ता यहां से ऐसा जुड़ा कि कभी काले कारोबार में तो कभी नेताओं के रूप में उनका नाम जौनपुर का पर्यायवाची बन गया। वह पहली बार कानूनी शिकंजे में फंसे। एक सरकारी अधिकारी के अपहरण के मामले में उन पर कार्रवाई हुई। सलाखों के पीछे वह अक्सर जाते रहे, लेकिन इस बार बतौर सजा याफ्ता वह जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। 7 साल की उनको सजा भी हुई है, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है, लेकिन इस बार भी वह हाईकोर्ट से जमानत लेकर जल्द बाहर आ गए। आज हम ऐसे ही बाहुबली की कहानी आप सभी दर्शकों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनके कहानी में हम शुरुआत करेंगे कि 12वीं के क्लास में जेल से दिया था उन्होंने पेपर। जी हाँ, धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को कलकत्ता में हुआ था और एक राजपूत परिवार में हुआ था। कोलकाता में जन्मे धनंजय सिंह का परिवार रोजी रोटी के लिए 1990 से पहले ही जौनपुर आ चुका था। धनंजय सिंह जौनपुर के तिलकधारी डिग्री कॉलेज यानी टीडी कॉलेज से पढ़ाई की। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक टीचर का हत्या का आरोप लगा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में जब 10वीं क्लास के एक छात्र का नाम आया तो पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। ये नाम था धनंजय सिंह का।
हालांकि पुलिस इस मामले में सबूत नहीं जुटा पाई। इस घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या के मामले में धनंजय सिंह का नाम सामने आ गया। कहते हैं कि 12वीं की क्लास के पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत से ही लिया। इस मामले में भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हाथ लग पाया। अब आपको आगे बताते हैं कि ये 2 हत्या, एक टीचर की हत्या और दूसरी हत्या में नाम आने के बाद धनंजय सिंह का खौफ जौनपुर की हवाओं में फैलने लगा और इसका असर पड़ा कि उन्होंने एक ठाकुर गुट बना लिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि ठाकुर गुट बनाकर कायम किया अपना दबदबा। अब आपको बता दें कि ये 2 घटनाएं तो बस शुरुआत थी। धनंजय सिंह के जौनपुर के डॉन बनने का सिलसिला लखनऊ के यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद शुरू हुआ। धनंजय सिंह की दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर में लोग उनके नाम से भी घबराने लगे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार में आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया। कहा जाता है कि इससे धनंजय सिंह के अलावा अपने इलाकों के दबंग अभय सिंह और बबलू सिंह शामिल थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी अलग करे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में अलग करे, चाहे वो दबंगई क्षेत्र में अलग करे, चाहे किसी भी शिक्षा क्षेत्र में अलग करे, और यदि कुछ अलग कर रहा है तो लोग उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जो उस मिजाज के होते हैं। तो इसी तरह से जब धनंजय सिंह लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंचने के बाद जब उनकी दबंगई बढ़ने लगती है तो दबंग किस्म के जो छात्र थे वो भी उनके साथ आना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग शामिल होते हैं तो इस गुट का यहाँ खासा दबदबा भी बनना शुरू हो जाता है। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले इस गुट के नाम जुड़ने जा रहे थे। जैसे जैसे अपराध की फेरिस्त धनंजय सिंह के नाम बढ़ती रही, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में वो और भी पावरफुल होते चले गए। अब आपको बता दें कि पावरफुल होने में चार चांद कैसे लगा, बाहुबली कैसे बने। तो बाहुबली बनने की कहानी शुरू होती है रेलवे के ठेकेदारी से। रेलवे की ठेकेदारी में उगाही में कमाया उन्होंने अरबों रुपया। आपको बता दें अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त काफी मशहूर थी। दोनों को एक जिस्म और 2 जान कहा जाता था। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे की ठेकेदारी में किस्मत को आजमाना शुरू किया। उस वक्त रेलवे की ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहता था कि कोई और ठेकेदारी ले, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को भी पीछे ढकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबारों का पैसा जरिया बनता चला गया। साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी कहा जाने लगा, क्योंकि दोनों दोस्त एक इस तरह से रेलवे की ठेकेदारी में रमे कि धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब आपको आगे बताएंगे कि दोस्त बदल गई दुश्मनी में अभय से हुई लड़ाई। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कहने जा रहा हूं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि दोस्ती ताउम्र निभाई जा सके। कभी न कभी किसी न किसी चीज को लेकर के दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जाती है। तो यही दिलचस्प कहानी का मोड़ आता है धनंजय सिंह के जीवन में कि दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई, यानी अभय सिंह से लड़ाई हुई। तो क्यों लड़ाई हुई, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 1997 में धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत बन गया था। लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हो जाती है और हत्या में धनंजय सिंह का नाम आता है। गोपाल शरण सिंह की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके पहले की कई और मामले धनंजय पर दर्ज हो चुके थे। एक तरफ रेलवे ठेकेदारी से धनंजय सिंह का गैंग जमकर उगाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह पुलिस से बचते बचते भागते फिरते फिर रहे थे। ऐसे में उगाही का सारा पैसा अभय सिंह के पास आने लगा, क्योंकि वह उनके जिगरी दोस्त थे। इसी बात को लेकर कुछ समय बाद जब धनंजय सिंह और अभय सिंह में मुलाकात हुई तो पैसे के हिसाब किताब को लेकर के दोनों के बीच मनमुटाव हो जाती है और यही मनमुटाव तकरार शुरू कर देता है। कॉलेज से शुरू हुई अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती पैसे के बंटवारे को लेकर दुश्मनी में अब तब्दील हो चुकी है।
अब आगे हम बता दें कि एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आती है। इसकी खबर आती है, आप सभी दर्शकों को बता दें कि आप सभी को सबसे पहले मैंने ये बताया कि 4 महीने बाद, मौत के 4 महीने बाद वापस आए। तो कैसे वापस आए, अब ये आपको बताने जा रहा हूं कि धनंजय सिंह की एनकाउंटर की खबर आती है। 1998 का समय था। धनंजय सिंह के साथ एक ऐसी घटना हुई कि लोगों ने, या यूं कहें कि पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंजीनियर गोपाल शरण सिंह की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह भदोही के एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां मौके पर पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां चली और पुलिस ने दावा किया कि इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए। और यही नहीं, इन 4 लोगों में से एक माफिया डॉन जौनपुर का धनंजय सिंह भी है। हत्या की कोशिश, लूटपाट, किडनैपिंग, मारपीट जैसे कई मामलों के आरोपी धनंजय सिंह पुलिस की नजर में अब मर चुके हैं। लेकिन 4 महीने के बाद जब एक बार फिर धनंजय सिंह सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के होश उड़ जाते हैं। एनकाउंटर को फर्जी पाया गया। इस मामले में कई पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, जेल जाते हैं, उन पर केस चलता है, कुछ को सजा होती है। इस मामले के बाद धनंजय सिंह का दबदबा और बढ़ जाता है। अब आप सभी को बता दें कि अभी तो हमने आप सभी दर्शकों को धनंजय सिंह की दबंगई को बताया कि किस तरह से वो अपराध की दुनिया में बढ़ते हैं, लेकिन अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं छात्र जीवन से राजनीति में उन्होंने कैसे एंट्री ली। जौनपुर की राजनीति और उसमें धनंजय सिंह के इतिहास को जानने और समझने वाले कहते हैं कि धनंजय सिंह मीडिया से बात करते हुए अक्सर बताते हैं, ध्यान रखिएगा, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनी बताता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, जब भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसी तरह से धनंजय सिंह भी बड़े मीडिया प्रेमी हैं। वह मीडिया से अक्सर बात करते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अक्सर बताते हैं कि जब मंडल आयोग और आरक्षण का विरोध हो रहा था तो वह स्वर्ण छात्र नेता के रूप में सामने आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजनीति में इस तरह से एंट्री नहीं कर लेता है। कोई न कोई घटना, कोई न कोई ऐसा चीज हो जाती है जिससे कि उसे राजनीति में आना पड़ जाता है और उसकी इच्छा होती है। जैसे आप सभी को बता दें कि धनंजय सिंह की बात तो भी पुरानी है, लेकिन आज से यदि हम 6-7 साल पहले की बात करें तो अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था तो उनके साथ केजरीवाल आए और केजरीवाल ने बढ़ चढ़ करके आंदोलन का हिस्सा बने और देखते ही देखते वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तो ठीक यही चीज हुई थी धनंजय सिंह के साथ कि जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह जो है सवर्ण आरक्षण विरोध करना शुरू किया। तब सवर्ण छात्र नेता के रूप में सामने आए। धनंजय सिंह के पिता कलकत्ता में एक बैंक में नौकरी करते थे और वो चाहते थे कि धनंजय सिंह पढ़ लिख कर नौकरी करें। हमेशा हर माता पिता का एक इच्छा होती है कि जब भी वो कोई भी कारोबार करते हैं तो उनका एक इच्छा होता है कि इनके कारोबार को वो आगे बढ़ाएं। हालांकि कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, उनका बेटा पढ़ के कुछ अलग करे, लेकिन इनके पिता का एक ही इच्छा था, क्योंकि इनके पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, तो इनका कहना था कि ये भी पढ़ लिख करके बैंक में नौकरी करे। लेकिन धनंजय सिंह की किस्मत में तो कुछ और लिखा था। धनंजय सिंह पढ़ लिख कर नौकरी करें और उन्हें लखनऊ पढ़ाई के लिए भेज दिया। लखनऊ में उनकी दोस्ती अभय सिंह से हुई, जो अब खुद गोसाईगंज से विधायक हैं और बाहुबली छवि के भी हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों बाहुबली थे, बाहुबली छवि के थे और स्कूल से ही दोनों लोगों की दबंगई इस चरम पे छाई। ठीक है, तो धनंजय सिंह अब विधायक बनने की तैयारी में हैं, लेकिन अभय सिंह वर्तमान में विधायक हैं। आप सबको बता दें कि बाहुबली छवि के नेता हैं। दोनों ने साथ मिलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। लोग कहते हैं कि इसके बाद धनंजय सिंह पर मुकदमे होने शुरू हो गए, जिन्हें वो हमेशा फर्जी बताते रहे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होता है तो वो कहता है ये मुकदमा गलत लगा है, मेरे ऊपर फर्जी आरोप है। तो इस तरह से जब जब उनके ऊपर मुकदमे होते थे, जब उनसे पूछा जाता था तो एक ही बात कहते थे, ये फर्जी आरोप मेरे ऊपर लगा है, क्योंकि हमारी राजनीतिक कैरियर से लोग जल रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह से मुकदमे लगा रहे हैं। वो अभियुक्त बनते रहे और लोग यह भी कहते रहे कि मुकदमे दर्ज होने और उनकी फरारी का सिलसिला यूं ही चलता रहा, क्योंकि जब भी मुकदमा दर्ज होता तब भी गिरफ्तारी की डर से वो फरार हो जाते। तो इस तरह से मुकदमे पे मुकदमे लगते गए, लेकिन वो हमेशा फरार होते चले गए। अब वक्त आ चुकी थी 2002 की।
2002 में धनंजय सिंह ने जौनपुर की रारी विधानसभा सीट पर जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। उस समय धनंजय की मां ने अपने बेटे की जान बचाने के नाम पर वोट मांगना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मां पिता के समाज के लिए व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन मां बाप की निगाह में वो बहुत ही अच्छा रहता है। धनंजय सिंह के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे। धनंजय सिंह जेल जा चुके थे, लेकिन धनंजय सिंह के लिए मां पिता का प्रेम वही था और माता पिता ने धनंजय सिंह का पूरा सहयोग किया, जमानत कराने का प्रयास किया। लेकिन उसके साथ भी जब धनंजय सिंह जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा तो उनकी मां घूम घूम करके जौनपुर क्षेत्र में अपने बेटे के विजय के लिए लोगों से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को फर्जी फंसाया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले और मेरा बेटा विधायक बने और जेल से छूटे। और हुआ भी ऐसा। मां ने अपने बेटे की जान बचाने के नाम पर वोट मांगा। युवाओं में धनंजय सिंह का क्रेज था, बुजुर्गों में मां की अपील ने काम किया और धनंजय सिंह रामविलास पासवान की पार्टी से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। ये थी उनके राजनीति में एंट्री करने की पहली कहानी। अब आगे बात करेंगे। 2007 में वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े और दूसरी बार भी रारी से ही विधायक बन गए। लोग कहते हैं कि 2009 में मायावती को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास था और उन्होंने लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसद जितवाने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए उन्होंने कुछ बाहुबलियों को भी अपनी पार्टी से जोड़ना शुरू किया। उस रास्ते धनंजय सिंह की बसपा में एंट्री हुई और वो पहली बार जौनपुर से सांसद बने। बाद में विधानसभा सीट मलहनी से अपने पिता राजवीर सिंह को भी चुनाव जिताकर विधायक बनवा दिया। क्योंकि जानते हैं कि यदि एंट्री हो जाती है, जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहे और उसके परिवार का हर व्यक्ति धीरे धीरे करके उसके क्षेत्र में चलना शुरू हो जाता है। तो अब जब धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, एक बार नहीं दो बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो उनके पिताजी भी विधायक बन गए। अब आगे बात करते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि सूर्य उदय होता है, लेकिन एक समय आता है कि सूर्य को अस्त होना भी पड़ता है। तो जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। इसी तरह से राजनीति में भी जो जीता है वो हारेगा। यह आज नहीं, बहुत पुरानी राजनीति है और अक्सर होता भी रहेगा। हार का सिलसिला अब राजनीति क्षेत्र में उनके पास आ चुकी थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती से कुछ खटपट हो जाती है धनंजय सिंह की, तो मायावती ने इन्हें पार्टी से निष्कासित किया और हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। 2012 से उनके राजनीतिक हार का सिलसिला होना शुरू हुआ और 2012 में धनंजय ने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति को मलहनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो चुनाव हार गई। जिसके बाद इसी सीट से धनंजय ने 2017 में निषाद पार्टी से और 2020 में निर्दलीय और 2022 में जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन अब इनको सफलता नहीं मिली क्योंकि इनकी जनता के बीच ख्याति गिर चुकी थी और ये तीनों बार चुनाव हार गए, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारने के बाद भी इनकी ख्याति कम तो जरूर हुई, लेकिन अभी भी बरकरार रही क्योंकि वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन बनाए रखे। अब बात करते हैं सन 2014 की। 2014 आ चुका था जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे। उसी साल धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और हारने के बाद भी चौथे नंबर पर रहते हैं। 2019 में धनंजय ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। लोग कहते हैं कि आप इनके चुनावी नतीजों को देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि इनके खुद का 60 से 70 हजार का वोट बैंक है, वहीं विधानसभा और लोकसभा में घूमकर मिलता रहता है। यह कोई बड़े मास लीडर नहीं है। यह कोशिश उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने की करते हैं, लेकिन इन्हें कोई अपने साथ जोड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी पिछली रिकॉर्ड देखें तो आप देखे होंगे कि धनंजय सिंह एक दो नहीं दो तीन पार्टियों से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। अब बात करते हैं, जैसा कि शुरू में ही आप सभी दर्शकों को मैंने बताया था कि धनंजय सिंह ने 3 शादियां की, तो उन्होंने 3 शादियां क्यों की, इसके पीछे क्या कारण था। तो आपको बताते कि धनंजय सिंह की पहली शादी 2006 में हुई थी, जिनके पत्नी का नाम मीनू सिंह था। शादी के 10 महीने बाद 12 सितंबर 2007 को उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है।
परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने आत्महत्या किस कारण से की, हत्या थी या आत्महत्या थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन परिवार के लोगों का कहना हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की। फिर आत्महत्या के बाद धनंजय सिंह की दूसरी शादी 29 जून 2009 को होती है डॉक्टर जागृति सिंह से, लेकिन यहां पर भी आपसी सहमति नहीं बन पाया और दोनों में अक्सर वाद विवाद होते रहते थे। इसलिए आपसी सहमति के बाद वे दोनों तलाक लेकर अलग हो गए और फिर धनंजय सिंह ने 2017 में अपनी तीसरी शादी की श्रीकला रेड्डी से, जो कर्नाटक की निवासी हैं और एक भाजपा राजनीति में सक्रिय हैं, जिनसे शादी की। श्रीकला रेड्डी जुलाई 2021 में जौनपुर जिला पंचायत से जिला परिषद का अध्यक्ष जीतती हैं और पत्नी के बीजेपी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के आधार पर ही 2024 की लोकसभा सीट जौनपुर से टिकट मिलने का उम्मीद था, जो सजा होने के कारण नहीं मिल पाया। आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2024 का चुनाव की बिगुल बज चुकी है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है और इसी दौरान धनंजय सिंह की उम्मीद थी कि पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, वो भी बीजेपी से है, तो पत्नी के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने की प्लानिंग किया कि उनको बीजेपी वोट देगी, लेकिन इनकी बाहुबली छवि के कारण बीजेपी ने इनको वोट नहीं, बस को बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया क्योंकि इनकी बाहुबली छवि थी और बीजेपी कहीं से भी बाहुबली को वोट देकर, फिर से पुनः आपसे माफी चाहता हूं, बीजेपी कहीं से भी टिकट दे करके उनको अपने पार्टी की नाम खराब करना नहीं चाहती थी, जिस कारण से बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और आपको बता दें कि धनंजय सिंह की बाहुबली के होते हुए हालांकि चर्चा में थे और उनका एक क्रिकेट खेलते का वीडियो, खुलेआम क्रिकेट खेलने का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसके वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा है। तो क्या उन्होंने तंज कसा कि जब 25,000 का इनामी अभियुक्त होने के बावजूद धनंजय सिंह का खुलेआम क्रिकेट खेलने का एक वीडियो वायरल हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने सरकार को निशाना बनाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया कि फर्क साफ है, मुख्यमंत्री से जुड़े माफिया खेल रहे हैं क्रिकेट, 25,000 के इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में पुलिस की नाक के नीचे ले रहे हैं खुले आसमान के नीचे खेल का मजा। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को नहीं मालूम इनका पता, जनता सब देख रही है। तो ये जो है पोस्ट अखिलेश यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया था, जबकि इनको टिकट नहीं मिली थी, लेकिन पत्नी के राजनीति में होने के कारण इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये जो है सत्ता के संरक्षण में है, यानी कौन, धनंजय सिंह बीजेपी के संरक्षण में है, इसलिए बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं धनंजय सिंह को 2020 के अपहरण के मामले में इसी दौरान 7 साल की सजा हो जाती है। उसमें सरकारी वकील सतीश कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि लगभग 4 साल से चले आ रहे मुकदमे में उन्होंने कैसे धनंजय सिंह की दोषी साबित किया और सजा दिलाई। सतीश कुमार पांडे कहते हैं कि धनंजय सिंह के खिलाफ कुल 41 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उन पर हत्या, फिरौती, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं, जिस पर मुकदमे में उन्होंने धनंजय को सजा कराकर जेल भिजवाया। उसके बारे में सतीश कुमार पांडे कहते हैं कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल, जिनका अपहरण धनंजय और उनके लोगों ने किया था, पीड़ित ने बयान में कहा था कि उन्हें अपने घर से उठाकर ले जाया गया और यह जानकारी उन्होंने जिले के एसपी और डीएम को भी दी थी और सुरक्षा की मांग की थी। अब आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि 2024 की बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह जैसे नेता को 33 साल में पहली बार सजा हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति सफेदपोश राजनेताओं के हाथ है। लोग कहते हैं कि इस राज्य की राजनीति में शायद यह जग जाहिर है कि इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद अगर आप दोषी करार नहीं किए गए तो फिर शायद आपके सिर पर किसी न किसी बड़े राजनेता का हाथ है। अगर किसी पुराने मामले में अचानक से किसी को सजा हो जाती है तो हम उसकी टाइमिंग को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं और सवाल पूछते हैं कि यह किसी चुनाव लड़ने की घोषणा करने के ठीक 5 दिन बाद क्यों हो रहा है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। आप सभी दर्शकों को अब आगे बता दें कि भाजपा ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह पर इस वक्त दाव चला है। आपको बता दें कि जौनपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की ज्यादा राजनीति मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हुई है। पत्रकार
पत्रकारों ने बताया कि उनकी जिंदगी की कहानी रंग से राजा के समान रही और उन्होंने मुंबई में रहने वाले उत्तर भारत के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया था। लेकिन भाजपा के पास पहले से जौनपुर में कृष्ण प्रताप सिंह जैसे मजबूत ठाकुर बिरादरी के नेता हैं, तो उस लिहाज से कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलना थोड़ा आश्चर्यजनक है। आप शायद समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चुनाव में जो बीजेपी के दिग्गज लीडर थे उनको टिकट न मिलकर के अचानक बीजेपी ने इस तरह से चौंकाने वाले कई मामले किए हैं कि मुंबई के रहने वाले व्यक्ति को टिकट मिलता है और जो जौनपुर के रहने वाले हैं, जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उनको टिकट नहीं मिलती। तो ये चौंकाने वाली बात थी। हालांकि बीजेपी के लिए यह आम है, क्योंकि बीजेपी इस तरह से टिकट देती है, इस तरह से मुख्यमंत्री बना देती है कि लोग अक्सर चौंक जाते हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि इस बार इनको टिकट मिलेगी या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन होता कुछ उल्टा है। तो आपको बता दें, कृपा शंकर सिंह के जौनपुर से पुराने रिश्तों को समझते हुए वरिष्ठ लोग एक कहते हैं कि एक अनुमान है कि जौनपुर से बड़ी संख्या में लोग मुंबई रोजगार की तलाश में जाते हैं। कृपा शंकर सिंह जौनपुर के इन लोगों को नौकरी दिलवाते, घर दिलवाने, गैस दिलवाने और अन्य सुविधाओं दिलवाने में मदद करते हैं। तो ऐसे में जौनपुर में अपनी जड़ों से लोगों को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं और सभी बिरादरियों के लोगों की मदद करते हैं। उनके जौनपुर में कॉलेज भी हैं और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी अक्सर शिरकत भी करते हैं, इसलिए बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। अब बात कर लेते हैं, राजनीति में एक नया मोड़ इस समय चर्चा में है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। जी हां, भले ही 7 साल सजा होने के बाद धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव न लड़ पाए, लेकिन वो सबसे चर्चित चेहरा जौनपुर में रहे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धनंजय सिंह की पत्नी और जौनपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकला धनंजय सिंह ने अपील करते हुए कहा कि हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन फैसला न्यायपालिका ने दिया है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ अपने नेता धनंजय सिंह का अनुसरण करते हुए किसी भी नेता अथवा दल के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नेता व्यक्तित्व का दुष्प्रभाव पड़ेगा। श्रीकला धनंजय सिंह के समर्थन में संयम बनाने के लिए कहती हैं और उन्हें कहती हैं कि उनके पति को सहानुभूति की जरूरत है। ये बात श्रीकला रेड्डी ने उस वक्त कही जब पति जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद श्रीकला रेड्डी काफिले को लेकर के जौनपुर आती हैं और जौनपुर में अपने समर्थकों से ये बात कहती हैं कि आप लोग नाराज ना हो, यदि वो नहीं है तो हम आपके बीच हैं। लोगों में प्रश्नों का बाजार गर्म है कि क्या धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से चुनाव लड़कर जीत पाएंगी। तो इस बारे में लोग कहते हैं कि अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते तो मुकाबला कांटे का होता, लेकिन श्रीकला स्थानीय लोगों को कम जानती हैं और वो दक्षिण भारतीय हैं और दक्षिण भारत की भाषा वो ज्यादा जानती हैं, भोजपुरी भाषा नहीं जानती हैं। और धनंजय सिंह भोजपुरी भाषा के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेम बटोर पा रहे थे, लेकिन श्रीकला रेड्डी ये प्रेम बटोर नहीं पाएंगी, इसलिए उम्मीद कम है, शायद यह लोगों से नहीं जुड़ पाए। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या श्रीकला जौनपुर की जिला पंचायत है तो क्या उसका उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि फिर से वही बात आती है कि बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र थोड़ा छोटा होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यक्षेत्र थोड़ा बड़ा है और ऐसे में उम्मीद कम लगाई जा रही है। लेकिन जौनपुर में चुनाव का माहौल गर्म है और श्रीकला रेड्डी को इस समय बसपा से टिकट मिल चुका है और बसपा से टिकट को लेकर के श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में है। अब आपको बता दें कि लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि धनंजय सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यदि बीजेपी टिकट दे देती तो विपक्षी पार्टी बाहुबली को टिकट देने का आरोप लगाती। इसलिए बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया, जिसे सुनकर धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिस पर बीजेपी के इशारे पर न्यायालय ने उन्हें सजा सुना दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जौनपुर के लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है और उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। अब उनकी जगह उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का बसपा से चुनाव लड़ने से चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया है। आपको ये भी बता दें कि जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने कृपा शंकर सिंह, जबकि समाजवादी पार्टी सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है और जौनपुर से लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। साथ ही लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इस समय गंगा के समान है। कोई अपराधी या कोई भी दुरात्मा यदि भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर के गोते लगा लेता है
तो वह पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि वह गंगा का पान किया तो गोते लगाते लगाते वो उसी गंगा में डूब जाता है। तो ये कहानी आप सभी दर्शकों को कैसा लगा? क्योंकि यह कहानी पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह की थी। उनके जन्म से लेकर के, उनके आपराधिक इतिहास से लेकर के, उनकी शिक्षा से लेकर के, उनकी राजनीति अप से लेकर राजनीति डाउन से लेकर के उनके पूरे फैमिली की कहानी हमने आपको सुनाया। तो ये कहानी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आगे हम किसकी कहानी सुनाएं हमें कमेंट में ये भी लिखिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पे नजर। नमस्कार। जितने ज्यादा क्राइम के केस उतना ज्यादा पॉपुलर फेस। ये है यूपी के बाहुबली। मिलिए यूपी के कुछ ऐसे रसूखदार नेताओं से जो अपनी राजनीति के चलते कम लेकिन अपने बाहुबल के चलते ज्यादा चर्चा में रहते हैं। हम बताएंगे आपको कहानी बाहुबली की।